सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं अपनी 11th क्लास की जो हिस्ट्री के हमारे एग्जाम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है 8 नंबर से रिलेटेड। तो आज हम पार्ट 3 के बारे में करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियो तक हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया, जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहाँ पर मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होता है, चाहे वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो या फिर चैप्टर को समझाने वाली बात हो या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स हो, वो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी और इसका अरब समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। साथ ही इस्लाम धर्म के आपको धार्मिक विश्वास भी बताने हैं। तो आपको क्वेश्चन से इसके आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो चुकी होगी। जी हाँ, ये आपका चैप्टर नंबर 4 इस्लाम के उदय से लिया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो देखिए इसमें क्या बात की गई है और आपको लिखना किस तरीके से है। तो शुरुआत में आप इस्लाम धर्म की स्थापना बताओगे, किसने और किसके द्वारा की गई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना बच्चों 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी और इसी वर्ष उन्होंने स्वयं को यानी अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी कि गॉड ऑफ मैसेंजर अपने आप को घोषित किया था और एक नया धर्म सिद्धांत का प्रचार किया था। और इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो लोग थे उन्हें मुस्लिम अथवा मुसलमान कहलाए गए थे। और ये सभी एक ऐसे समाज के अंग थे जिन्हें उम्मा कहा जाता है। तो ये वाली जो बात थी काफ़ी डीप तरीके से मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त अच्छे से बताई भी थी। और यहाँ पर आपको उसके बाद एक हेडिंग डालने पड़ेगी, इस्लाम के 5 पिलर लिखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्लाह जो है वह एकमात्र ईश्वर है और साथ ही जो मोहम्मद साहब है वो उनके पैगम्बर है, प्रोफेट है। साथ ही व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए जो फ़र्ज होती है, सुबह, दोपहर, शाम और शाम ढलने के बाद और रात, ठीक है। निर्धन लोगों को दान देना चाहिए जिसे हम ज़कात कहते हैं। रमजान के महीने रखने चाहिए जहाँ पर ईद आती है 1 महीने के बाद। और जीवन में अगर हो सके आपकी आर्थिक हालात अच्छे हैं तो आप एक बार मक्का की यात्रा जरूर कर सकते हैं। और ये मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये इस्लाम के 5 पिलर कहे जाते हैं। अब इसके बाद आपको इनके धार्मिक विश्वास बताने हैं जो कि ज़्यादातर सिमिलर है। जैसे पहले जो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनके अंदर भी जो कुछ चीज़ें वो कॉमन देखने को मिलती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के धार्मिक विश्वास उनकी पवित्र पुस्तक जिसका नाम है कुरान शरीफ, तो इनमें इनका वर्णन दिया गया है। जैसे कि केवल अल्लाह की ही पूजा की जानी चाहिए। मनुष्य को कयामत के दिन, कयामत का दिन मतलब मृत्यु के समय जब वो इस दुनिया से चले आता है, उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। और साथ ही विवाह और तलाक के जो निर्धारित नियम है ना, उनका पालन करना चाहिए। मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास रखना चाहिए, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उदार और सद्गुणों का परिपूर्ण होना चाहिए मनुष्य। कुरान को पवित्र ग्रंथ मानने वाला होना चाहिए। ब्याज की कमाई नहीं खानी चाहिए और साथ ही चोरी चकारी व सत्यता का पालन करना चाहिए। मतलब चोरी चकारी नहीं करना चाहिए लेकिन सत्यता का पालन करना चाहिए। तो ये सब इस्लाम धर्म के धार्मिक विश्वास थे और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, तो आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना। ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको 8 नंबर के हिसाब से बता दिया। आई होप कि आपको अच्छे से पता भी होगा और समझ भी आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों की सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग यानी 3 ऑर्डर से लिया गया है। तो सामंतवाद का मतलब होता है फ्यूडलिज्म यानी भूमि का एक टुकड़ा। तो आप अच्छे से इस बारे में तो जानते ही होंगे। तो इसके पतन में क्या बात की गई है, एक सीक्वेंस तरीके से आपको ये ऑर्डर समझ आ जाएगा। और जिन्होंने चैप्टर देखा था उनके लिए तो ये वैसे ही इतना इजी क्वेश्चन है। तो सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लगभग 700 वर्षों तक यूरोप में इसका बोलबाला रहा भी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस प्रथा का अंत हो गया, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। तो देखिए पहले पॉइंट में बात की गई है मध्य युग की। आपको पता होना चाहिए मध्य युग कौन सा है। 500 से लेकर 1500 के बीच में ये बात की जा रही है।
तो इसके अंत में जो शासन था ना, वहाँ के शक्तिशाली जो सम्राट थे उनके हाथों में आ गया। अब उनके हाथों में शासन आया तो इन सामंतों की जो शक्ति थी ना, उनका दमन हो गया, यानी कि कमजोर पड़ गई। और रही कई असर जो थी वो सामान्य जनता ने पूरी कर दी, क्योंकि अब सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना यानी कि एक नेशनलिज्म का विकास हो चुका था। और जो राजा थे ना, किंग्स जो थे, उन्होंने भी जनता के साथ जाना ही बेहतर समझा। इन सब चीज़ों से जो सामंत था ना, उनकी प्रथाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और हुआ क्या कि व्यापार में वृद्धि के कारण भी एक नए व्यापारिक वर्ग का जन्म हुआ। और ये जो व्यापारिक वर्ग था वह राजाओं को अनेक प्रकार के टैक्स दिया करता था। अब जब राजा को टैक्स मिल रहा है यानी पैसा मिल रहा है, तो राजा ने क्या किया, इस धन को एक स्थायी सेना रखने में इस्तेमाल किया, यानी कि अब वो एलिजिबल हो गए, अब उनके पास पैसा आ गया, वो भी स्थायी सेना रख सकते थे। और इससे हुआ क्या कि जो बड़े बड़े सामंत थे ना, उनका दमन करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल की गई थी। आगे देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध भी चलता रहा और इन युद्धों में जो सामंत थे ना, वो भी मारे गए थे, क्योंकि युद्ध के अंदर तो जाने जाती है, ये आप अच्छे से जानती है। उनकी जो जागीरें थी वह राजाओं ने कब्जा कर लिया था। ऊपर से सत्ताहीन जो सामंत थे, उनकी जागीरें राजाओं ने छीनने के कारण भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, उनकी प्रथा को ठेस पहुंचा। गोला बारूद का आविष्कार हो जाने से राजा की शक्ति और बढ़ गई। अब राजा को सामंतों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। धर्म युद्ध में भाग लेने के कारण भी कुछ सामंत मारे गए थे और इन सभी के कारण जो सामंतों की शक्ति थी वह कम होगी। और ये जो जितना भी मिला जुला कारण है ना, वह यही बताता है कि इस तरीके से जो फ्यूडलिज्म था ना, जो इतने लंबे समय तक यूरोप के अंदर एग्जिस्ट था, उसका डिक्लाइन हो गया। तो लास्ट में यही बात की गई है। सच तो यही है कि शक्तिशाली राजा के उदय, जनता के सहयोग, धर्म युद्ध, व्यापार इत्यादि के विकास के कारण सामंतवाद जो था वह पतन की ओर ला खड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें हमें इसमें देखने को मिली भी थी और आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों की, यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था और इसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक थे जो उत्तरदायी थे, साथ ही इस संकट से क्या परिणाम निकले थे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 को समझाते वक्त मैंने आपको जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें काफ़ी डीप तरीके से आपको इस संकट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस मेन थीम आपको बता दूंगा ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। अगर आपको डीप तरीके से समझना है तो आई बटन में चैप्टर 6 का लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। तो बच्चों, जो 14वीं शताब्दी का शुरुआती जो संकट था ना, वो था आर्थिक विस्तार जो था ना वह धीमा पड़ गया था। और इस संकट के मुख्य कारक जो थे वो कुछ इस प्रकार के थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है पहला मौसम में परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट में चेंजेस आ गया, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, अकाल भी पड़े थे, चांदी जो था उसके उत्पादन में कमी भी आने लगी, महामारियां तक फैली थी। महामारियां जैसे कि जो चूहे थे ना, वो अपने साथ प्लेग की बीमारी लेके आए थे, उसका नाम था ब्यूबेनिक। तो एक नंबर में आपसे ये महामारी का नाम पूछा जा सकता है, तो आप जरा ध्यान रखना। और इस संकट से जो परिणाम निकला था ना, जैसे कि कृषि और उत्पादन के बीच में जो संतुलन था वह बिगड़ गया था, काफ़ी गहरा हो गया था। और हुआ ये कि जो खरीदार थे ना, उनकी संख्या में कमी आई। और जब खरीदने वाले नहीं आएंगे तो जो माल है वो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से पूरी तरीके से यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों की, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों का आपको वर्णन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 से लिया गया। हाल ही फिलहाल में आपको मैंने 1 वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट करवाया भी था, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो काफ़ी लड्डू सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल मैंने पहले हेडिंग और उसकी सब हेडिंग लिखी है और 8 नंबर के हिसाब से पूरा परफेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ताकि इतनी सी भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो जैसे कि अगर बात की जाए आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में, तो क्या था बच्चों कि जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई तो इससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था ना वो कुछ अलग चीज़ों पर भी पड़ा था, जिसका जिक्र आपको इन पॉइंटों में मिल जाएगा। तो शुरुआत में देखिए, सबसे पहला क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। क्या होता है बच्चों, जब किसी देश के अंदर रेवोल्यूशन आता है ना, तो यहाँ पर रेवोल्यूशन जो था वो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, यानी कि यहाँ पर कारखाने जो थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब कारखानों में बढ़ोतरी होने से उत्पादन तेजी से फैला। उत्पादन जब ज़्यादा होता है तो जो देश है ना वो दूसरे देशों में निर्यात करता है, यानी अपना माल को बेचता है।
तो जब कोई देश अपना माल बेचता है तो उसके पास पैसा आता है, पैसा आने से उस देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हमें औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में भी देखने को मिला था। उसी तरह जब बड़े बड़े कारखाने लगाए गए तो जो कुटीर उद्योग थे ना, जिन्हें छोटे उद्योग कहा जाता है, लघु उद्योग कहा जाता है, वह जो थे वो समाप्त हो गए, क्योंकि सारा जो स्थान था वो मशीनों ने ले लिया था। और उसके बाद नए औद्योगिक नगरों की स्थापना भी की गई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंकाशायर, शेफील्ड, ये बड़े बड़े औद्योगिक नगर इंग्लैंड में बसने लग गए। अधिक सस्ता माल भी उपलब्ध होने लगा था, क्योंकि मशीन के आविष्कार से हुआ क्या कि जो वस्तु थी ना वो अधिक मात्रा में तैयार की जाने लगी, क्योंकि टाइम भी बचता था और जल्दी जल्दी उत्पादन भी होता था, और वो जो प्रोडक्शन था ना उसका मूल्य भी काफ़ी कम होता था, तो लोगों को आराम से मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग भी प्रभाव हमें देखने को मिला, जैसे कि बेकारी में वृद्धि। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हैंडमेड जो चीज़ें थी ना, जिन्हें हम घरेलू वाले प्रोडक्ट कहते हैं, जो हाथों से बनाए जाते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो गए। अब मशीनें सारा काम आराम से कर लेती थी, तो जो लोगों की आमदनियों का साधन था ना वो उनके हाथों से छिन गया। तो उनके पास क्या आ गई, बेकारी, कोई काम नहीं था। ऊपर से जो स्त्रियां और छोटे बच्चे थे उनका शोषण भी होता था। मैंने आपको बताया था कि उन्हें फैक्ट्रियों में काम पे लगाया जाता था, इवन बच्चों की मौत भी हो जाती थी, उन्हें भट्टियों के अंदर काम करवाया जाता था। छोटे जो कारीगर थे उन्हें मजदूर बनना पड़ गया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनें जो थी वो काफ़ी पक्का माल बनाती थी। और इससे होता क्या था कि जो लोग घरों पे चीज़ें, कपड़े बुना करते थे, अब वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें कारीगर की जगह मजदूर का काम करना पड़ता था फैक्ट्रियों के अंदर। और लास्ट है कि मजदूरों के जो स्वास्थ्य, उनकी जो हेल्थ थी ना, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वह भट्टी के अंदर 24 घंटे काम ही करते रहते थे। जो स्वच्छ वातावरण था उसका वह आनंद नहीं ले पाते थे। इसके कारण उनकी हेल्थ के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो इस आधार पर अगर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात की जाए तो इंग्लैंड में जहां एक तरफ देश का विकास तेजी से हुआ, तो वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव गरीब, महिला, मजदूर वर्गों पर भी देखने को मिला, जो कि उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक, सामाजिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो ये प्रभाव थे आर्थिक और सामाजिक औद्योगिक क्रांति के। आई होप कि आपको पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुकी होंगी। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि आपके अपने चैनल क्विक प्रेप का टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर 1035 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। और ये जो ग्रुप है वो एब्सोल्युटली फ्री है। यहीं पर ही मैं आपकी PDF अपलोड करता हूँ, हर बार मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो पाते तो आप टेलीग्राम में सर्च में भी क्विक प्रेप लिख सकते हो, इसी कलर का हमारा आइकॉन आएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और मैंने आपका कल एक टेस्ट भी रखा है, और वो किस सब्जेक्ट का होगा उसका मैंने आपसे पोल पूछा है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको किस सब्जेक्ट का पहले देना है गूगल शीट के द्वारा लिया जाएगा। उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं वो वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कल मॉर्निंग में। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन तथा श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीकों की आपको जानकारी देनी है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन लिया गया है। और चैप्टर को समझाते वक्त इसका जिक्र आया भी था और मैंने आपको बताया भी था, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन याद भी होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर आपको श्रम प्रबंधन और श्रमिकों पर नियंत्रण करने के तरीके बताने हैं रोमन साम्राज्य में किस प्रकार के थे। तो देखिए बच्चों, शुरुआत में आप एक इंट्रो लिखोगे कि रोम में श्रम प्रबंधन तथा मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखने तथा उन्हें विशेष महत्व दिया जाता था, और इस संबंध में विशेष पग यानी कि कदम भी उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो श्रमिक है ना, यानी जो लेबर है, उनसे अधिक से अधिक काम कैसे लिया जा सकता है। तो श्रम प्रबंधन, देखिए इसमें क्या बात की गई है कि रोम के जो कृषक विषयक थे ना, यानी कि जैसे पटवारी होता है जो हिसाब किताब लिखता है, तो उसी प्रकार रोम के अंदर जो कृषकों की जानकारी के जितने भी लेखन कार्य होते थे ना, वह इन्हीं के हाथ में होते थे। तो ये क्या करते थे, श्रम प्रबंधन की ओर अपना ध्यान ज़्यादा अधिक रखते थे। और इनमें से एक का जिक्र आता है लेखक, जिनका नाम है कोलुमेला। तो इन्होंने एक सिफारिश करी थी जमींदारों को अपनी ज़रूरतों से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन के अंदर वृद्धि होते रहे।
और निरीक्षण भी ज़रूरी है, यानी कि अगर निरीक्षण नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। तो निरीक्षण के बिना कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता था और इसे आसान बनाने के लिए जो कामगार होते थे ना, उन्हें कभी कभार छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फ्रेश एग्जाम्पल दूं कि एक बेड है, उस बेड को बनाने के लिए एक मेरे पास कामगार है, अगर वो एक करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अगर मैं उसे 4 जने को दे दूँ वही एक बेड बनाने को, तो वो काम भी जल्दी हो जाएगा और काम का बंटवारा भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति ना रोम साम्राज्य में इनके साथ भी की जाती थी। अब बात करते हैं इन श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीके, तो काफ़ी बेकार थे। एक तरीके से इनका पूरी तरीके से शोषण किया जाता था। जैसे कि जो लेखक थे यानी कोलुमेला थे, उन्होंने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिशें की और दावा किया कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है कि उनमें से कौन सा जो कामगार है वो काम कर रहा है और कौन सा काम चोरी कर रहा है। इससे ये पता चलता है बच्चों कि उन दिनों में जो श्रम प्रबंधन था यानी कि जो लेबर मैनेजमेंट था, उसका विस्तार से विचार किया जाता था कि इन्हें किस तरीके से काम करवाया जाए और वो काम कैसे करवाए जाते थे। देखिए, अलग अलग समूह में काम करने वाले जो दास तो आप जानते हैं स्लेव, जिन्हें गुलाम कहा जाता है, उनकी पैरों में जंजीर डाल दी जाती थी ताकि वो इधर से उधर ना भाग सके। रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने भी इससे अधिक कड़े नियम लागू कर रखे थे। जैसे कि फैक्ट्री में जो कामगार थे ना, उन्हें एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी, यानी कि उनके सिर पर एक गहरी जाली वाली जो मास्क होता है या फिर नेट होता है, उन्हें वो पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। और यह बात जो थी वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्री और कारखाने थे ना, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती थी, लागू होती थी। यही देखिए 398 ईस्वी के कानून में कहा गया था कि जो कामगार है ना, उनको दागा जाता था, यानी कि उनके शरीर पे निशान लगाए जाते थे ताकि अगर वह भागे या फिर छुपे इनकी कोशिश भी करे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन आसानी से की जा सके। यहाँ तक कि कई निजी उद्यमी जो थे ना, वो कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में अनुबंध यानी कि समझौता कर लेते थे, यानी उनको पैसे उधार दे दिए, कहीं ये भाग ना जाए, इन्हें वापस भी देना है, तो उनसे एग्रीमेंट करवा लेते थे ताकि ये दावा यानी क्लेम कर सके कि उनके जो कर्मचारी है ना, वो उनके कर्जदार है, ऋणी है। तो ये सारे जो तरीके थे वह श्रमिकों पर नियंत्रण करने के लिए किए जाते थे। तो आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से मजदूरों का, श्रमिकों का यहाँ पर शोषण होता था रोमन साम्राज्य के अंदर। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में अपने पॉइंट में आंसर भी दिया। तो बच्चों, ये आपको इस सिस्टमेटिक तरीके से ही एग्जाम में ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, तब जाके एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है। इसी वजह से मैंने 8 नंबर वाली क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो आपके लिए अलग से ही प्रोवाइड करवाई। आज तीसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 15 क्वेश्चन आपके 8 नंबर वाले हो चुके हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे और जब वो लास्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।